आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। अल्लाह ताला की बनाई हुई एक मखलूक है जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, आप खुद समझ जाइए, जिससे घी हज़म नहीं होता। ये वो मखलूक है जिसके बारे में मशहूर है कि अगर ये पागल हो जाए तो इसका वाहिद इलाज इसे गोली मार देना है। लेकिन अजीब चलन निकला है कि भारत में जब ये मखलूक पागल हुई तो इसे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, अमेरिका में जब पागल हुई तो इसे सदर बना दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के तमाम पढ़े लिखों का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मर्ज़ ख़तरनाक हद तजावुज़ कर गया है। इसका एक अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब साल 9 पर उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, और वो मुबारकबाद भी इंतहाई भोंडे अंदाज में दी। मैं उस पर बाद में आऊँगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो मैंने चश्मकुशा इंकशाफात अपने तौर पर दागे हैं, उसका एक सबूत ऐना नवारो की इस वीडियो में ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। मौसूफ़ा मारूफ सहाफ़ी हैं, हज़रत ट्रंप के बारे में क्या इरशाद फरमा रही हैं। When I first saw the tweet this morning, I was frankly disgusted. I thought to myself, this dude has got such a fixation with women and blood. What is wrong with him? And then you remember that this dude, this disgusting dude, is the president of the United States. And you realize just how much he is diminishing the presidency of the United States. You realize that what he is doing is not just acting for Donald Trump. He's acting for all of us. He's acting for our president. And he is embarrassing. He is shameful. He is disgusting. And I'll say this about Republicans. I'm really tired of hearing words like disappointed, like disturbed, like I'm bothered, like I wish he wouldn't do it. It's time that somebody looks at the camera and looks at him and calls him up and says, listen, you crazy lunatic 70-year-old man, baby, stop it. You are now the president of the United States, the commander-in-chief, and you need to stop acting like a mean girl because we just won't take. अगर आपकी अब भी तशफ़ी ना हुई हो तो ये मेरे हाथ में न्यूज़वीक का आखिरी शुमारा है जिसमें हज़रत ट्रंप के बारे में कुछ इरशादात हैं। The Trump administration has just released its much anticipated national security strategy. But this foreign policy strategy is dead on arrival. It is plain impossible to execute such a strategy with a commander-in-chief who is neither capable of sticking to his word nor a believer in some of the document's most important principles. The bottom line is that President is the policymaker equivalent of the Tasmanian devil. मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पढ़ के आपका वक्त बर्बाद करने का मुझे कोई हक़ हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर वापस आते हैं। साल 9 पर उन्होंने पाकिस्तान को अपने ही जाहिलाना अंदाज में एक मुबारकबाद दी। उन्होंने इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान डबल गेम खेलता रहा है, पाकिस्तान उनसे पहले के जितने भी सुदूर या जितनी भी हुकूमतें आई उन सबको बेवकूफ़ बनाता रहा है। इससे ये जानकर अच्छा लगा कि इस अमेरिका में भी जाहिल पाए जाते हैं और हम इतने काबिल हैं और अमरीकी इतने फातरुल अक्ल हैं कि हम एक मिनट में या चश्म ज़दन में सबको बेवकूफ़ बना लेते हैं। अस्करी इमदाद मुअत्तल करने और डू मोर के तकाजे भी इसमें सामने आए। तो ट्वीट का जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट से दिया। क्या जवाब था ज़रा देखिए। Asif even chimed in, dismissing Trump's tweet as a political stunt, saying that the U.S. is trying to shift blame for its own failures in Afghanistan. He is again and again venting his frustrations on Pakistan over America's failures in Afghanistan as they are trapped in a dead-end street. अच्छा, इस तमाम तर खेल में सबसे मज़े की बात भारतीय मीडिया के बड़े मज़े आ गए। वाह वाह, मज़ा आ गया, सरकार वंस मोर, ये इस तरह की नाकाबिल हज़म सदाएँ सुनाई दे रही हैं। भारत का एक बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा मशहूर, हाईली पेड जाहिल अर्नब गोस्वामी अपने प्रोग्राम में पिछले दिनों क्या कहता हुआ पाया गया, न्यू ईयर ईव पे ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। And what a brilliant year it has been to the new year. What a brilliant start. You couldn't have thought of a more amazing start with the Pakistanis getting a Twitter attack from Donald Trump. Now, whether you like it or not, whether you like Trump or not, more specifically, you've got to hand it over to him on one thing. He's not subtle with the Pakistanis, and he knows how to trash them. So it's great for us. Today, he openly called the Pakistanis deceitful cheats and liars, which is exactly what they are. He says that Pakistani governments have treated the previous American leaders like fools, which they have. But more importantly, he also says they won't get a penny more from Washington. It's a terrific foreign policy win for Narendra Modi on the 1st of January 2018.
तू कौन मैं खामखा, मतलब बिला वजह उछल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसके घर में अमरीकियों ने कोई राशन वाशन डलवा दिया है। अब सुनिए डीजी ISPR का तुर्की बतुर्की जवाब, डू मोर कतई तौर पर तस्लीम ना करने का इंडिया बल्कि वाशगाफ ऐलान। We have done enough and we cannot do any more for anyone. What else we can do? What else do more Afghanistan or the United States they need from Pakistan? Actually, this is turn and time for Afghanistan and United States to do more rather than asking Pakistan. In this context, we have also already said that no amount of coercion can work. It is only the engagement and trust-based cooperation which can take us forward towards enduring peace in the region. मुनाफिकत के इस खेल में निकी हेली अमरीकी सदर की मुशीर जो हैं वो भी किसी से कम नहीं रही। उन्होंने भी सामने आकर बाकायदा पाकिस्तान मुखालिफ एक महाज बनाया। क्या इरशाद फरमाया, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। You have all heard that President Trump's comments made about Pakistan. The administration is withholding $255 million in assistance to Pakistan. There are clear reasons for this. Pakistan has played a double game for years. They work with us at times, and they also harbor the terrorists that attack our troops in Afghanistan. That game is not acceptable to this administration. We expect far more cooperation from Pakistan in the fight against terrorism. The President is willing to go to great lengths to stop all funding from Pakistan as they continue to harbor and support terrorism. And that brings me to my final point. The Pakistan aid issue is not connected to the vote we had with Jerusalem. It is entirely connected to Pakistan's harboring of terrorists. However, as I said in December, we won't forget the Jerusalem vote. पाकिस्तान का ये जो मामला है ये यरूशलेम पर होने वाली वोटिंग से कतई लिंक्ड नहीं है। ताहम हम ये बताते चलें कि हम उस वोटिंग को भूल नहीं पाएंगे, तो फिर इसका तज़किरा करने की यहाँ क्या ज़रूरत पड़ी थी। इसका मतलब है कि ये यरूशलेम वोटिंग का ही नतीजा है जो पाकिस्तान की सियासी अस्करी बाइकॉट की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। इससे होगा क्या? साबिक़ अमरीकी खारजा हुकाम पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़े। ट्रंप मुल्क के लिए ख़तरा है, उनकी पॉलिसी मुस्तरद करते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मैडेलिन एल्ब्राइट। अमरीका पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं समझा, रियान सी क्रोकर साबिक़ अमरीकी सफ़ीर। साबिक़ CIA चीफ डेविड पेट्रियस कहते हैं कि इस्लामाबाद दहशतगर्दों का पुश्तपनाह नहीं। अमरीकी अफवाज को पाकिस्तान के ऐसे किसी अमल के कोई सबूत नहीं मिले। अब बात करते हैं कुछ अरसे पहले जारी होने वाले उस बयान की जिसमें पाकिस्तान के एयर चीफ ने पाकिस्तान की सरहदी अफवाज पाकिस्तान की सरहदी दिफा को मजबूत बनाने के लिए कुछ यकीन दहानियाँ कराई थी। एक ऐलान था जो इंडिया बिलखुसूस और बिलुमूम अमेरिका वगैरह को हज़म नहीं हुआ। वो ऐलान क्या था, ज़रा देखिए। Pakistan's Air Force chief has ordered his force to shoot down any drones, including those of the United States, if they violate the country's airspace. The announcement comes just days after U.S. Defense Secretary James Mattis's visit to Pakistan. Just 2 weeks ago, a U.S. drone strike targeted a terrorist compound in Pakistan's tribal region near the Afghan border, where 3 people were killed there. While Pakistan has always condemned the drone strikes on its soil, this is the first time that they have announced that they will shoot down the unmanned aerial vehicle, or the UAVs, according to various reports. Hundreds of civilians have been killed in drone strikes, and the Pakistani government sees this as a violation of their sovereignty and territorial integrity. वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि ट्रंप की ट्वीट से अमरीकी पॉलिसियों को ही धचका लगेगा। ट्रंप की पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट का मकसद खारजा पॉलिसी की धज्जियां उड़ाना था। अब आते हैं ट्रंप के मर्ज पर दोबारा। एक किताब आ रही है, फायर एंड फ्यूरी इनसाइड वाइट हाउस। लिखने वाले हैं मुसन्निफ माइकल वोल्फ, 5 किताबें लिख चुके हैं। मुख्तसर सा इक़्तिबास पेश किए देता हूँ। ट्रंप ने कभी किसी अहम दस्तावेज़ को पढ़ने की जहमत गवारा नहीं की, हत्ता कि मौसूफ एक सफ़े पर मबनी मेमो को देखना पसंद नहीं करते।
यही नहीं बल्कि ट्रंप अक्सर अहम मीटिंग्स को अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसी मीटिंग्स उन्हें बोर किया करती हैं। किताब में मज़ीद इंकशाफात करते हुए वाइट हाउस के एक अहम ओहदेदार की ईमेल का हवाला भी दिया गया है कि यहाँ वाइट हाउस में एक बेवकूफ़ शख्स मस्खरों में घिरा हुआ है और ख़ुद को अमरीकी सदर कहलाता है। अब ये मस्खरा अमेरिका के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित होने वाला है। पाकिस्तान को तो खैर वो क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे, वो दिन तो गए कि जब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अब अगर इस तरह का कोई एडवेंचर हुआ तो मुल्क की सियासी क़यादत, फ़ौजी क़यादत हम आवाज़ होकर, हम ज़ुबान होकर ये वाज़े तौर पर बता चुके हैं कि पाकिस्तान हर हालत में अपने दिफा को यकीनी बनाएगा। उसके बावजूद भी अगर किसी को एडवेंचर का शौक़ है तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सौ बिस्मिल्लाह। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे एक नए मौजू पर, एक नए मेहमान के साथ अपनी गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब अब्दुल बासित साहब। इंडिया में काफ़ी टफ टाइम दे चुके हैं। इमरान खान के बाद गालिबन ये दूसरी शख्सियत हैं जिन्होंने क्रिकेट के बाद पॉलिटिक्स के मैदान में, डिप्लोमेसी के मैदान में इंडिया को नाकों चने चबवाए। उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंडिया के एक नाम नेहाद एंकर मौसूफ की एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। Manishankar Aiyar and the Congress party, which begs Pakistan to somehow overthrow the current Indian Prime Minister, must look at their track record and regret the years they have spent trying to do Aman Ki Asha with Pakistan. In fact, the entire Aman Ki Asha lobby and the people promoting the Aman Ki Asha lobby must tell India what poetry sessions and Qawwali concerts with the Pakistanis has ever achieved. Since the only language they understand is the hard slap Trump gave them today, trust me, the only language the Pakistanis will ever understand is the kind of tight slap that they got from Donald Trump. अब्दुल बासित साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के पीआरओ अर्नाब गोस्वामी जो इंडिया में बदकिस्मती से पाए जाते हैं, उनका ये फतवा तो आपने सुनी लिया होगा। सर, आपके ख्याल में ये अमन की आशा के बारे में जो चश्मकुशा बातें अर्नब गोस्वामी साहब फरमा रहे थे, ये इंडिया को भी अगर अमन की आशा नहीं चाहिए थी तो ये आशा कौन जगा रहा था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। जहाँ तक अमन की आशा का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है और जनरली कोशिश की है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन उसमें जो सबसे अहम बात है उसको समझना चाहिए कि ताल्लुकात बेहतर किस तरह हो सकते हैं। और हमने तारीख में देखा कि ताल्लुकात उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं जब जो हमारे तनाज़ात हैं, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर का मसला है, उसका एक मुनसिफाना अगर हल हम तलाश कर लें। और किस्मती के साथ पिछले 3-4 दहाइयों में हमने देखा कि भारत ने हमेशा, जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, उस पर गुफ्तगू करने से गुरेज किया, और अगर गुफ्तगू की भी है तो ला हासिल गुफ्तगू रही है। अगर आप अभी भी देख लीजिए जो मजालिम वहाँ ढाए जा रहे हैं मौजूदा जम्मू और कश्मीर में, वो हम सब के सामने हैं। हुर्रियत लीडरशिप कई सालों से नज़रबंद है, यहाँ तक कि मीर वाइस को जुम्मे की नमाज ही पढ़ने नहीं दी जाती, और सैयद गिलानी साहब को तो पिछले कई सालों से ईद की नमाज ही पढ़ने नहीं दी जा रही। तो इस किस्म के मजालिब और हजारों यंग लोग इस वक्त भी नजरबंद हैं। सर, कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए बहुत ही मुअद्दबाना तौर पर एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप तक उसकी आवाज जरूर पहुंचेगी। ये मौसूफ है कुलभूषण यादव। जरा देखिए अपनी सरकार से और अपने लोगों से ही क्या शिकवा फरमा रहे हैं, दिखाएंगे। My mother came over. I'm thankful to the Pakistani government for showing this grand gesture and allowing this meeting. It was a very pleasant one, and my mother was basically very happy to see me in a good shape. My physical fitness. I saw fear in the eyes of my mother and my wife. They have been threatened. The Indian diplomat or the Indian person who had come along with my mother was shouting on my mother the moment she stepped out, or he was yelling at her. I was working on an intelligence agency, is being denied, or what is the whole issue? Okay, I was doing a business, cover business, that's okay.
I stand up by that, that I was doing something for law, and I'm a soldier, I was doing something for my country, I've done this. Law enforcing agencies are going about that. But my mother and wife have been really battered and troubled and brought here. अब्दुल बासित साहब, सर आपने भी ये वीडियो यकीनन देख रखी होगी। अब ज़रा मुझे ये बताइए सर कि कुलभूषण यादव इससे ज़्यादा सेहतमंद तो पैदाइश के वक्त भी नहीं था। इंडिया कह रहा है कि हमने इसको मारा पीटा है, और ये इसके अपने एतराफ़ात और अपने ही सिफारती एहलकार के बारे में ये जो लबकुशाई इसने की है कि मैंने अपनी माँ की आंखों में खौफ देखा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या कहेंगे सर? देखिए, कुलभूषण जाधव का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कुलभूषण जाधव रॉ भारत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो ट्रायल चला कुलभूषण जाधव का, उससे भी बिल्कुल वाज़े हो गया कि जो भारत की पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है वो किस कदर पूरे इस खित्ते को, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि सिर्फ पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए है। तो कुलभूषण जाधव पर तो जो एतराफ़ी बयान भी हमने पहले भी सुने और अब भी सुने, वो तो बिल्कुल वाज़े हैं। मसला अब कुछ यूँ है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और मुझसे शायद कुछ लोग इख्तलाफ भी कर सकें और यकीनन उनका हक भी है, मैं समझता हूँ कि इस मुलाकात की वाकई कोई ज़रूरत नहीं थी इस वक्त हमारे लिए। लेकिन बहरहाल हमने एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर दिया, क्योंकि कुलभूषण जाधव आम एक प्रिजनर नहीं है, ये टेररिस्ट है। इसने पाकिस्तान में बहुत सी कार्रवाइयाँ करवाई हैं, उनको फंड किया है, फाइनेंस किया है। तो हमें बहरहाल इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर की गुंजाइश थी नहीं। लेकिन बहरहाल अगर पाकिस्तान ने एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर दिखाया, तो मैं उस दिन मैंने ये भी पेशन गोई कर दी थी कि जो ही ये वापस जाएंगे तो भारत इसमें मेमने निकालेगा इस दूध में। सर, भारत ने जो कुछ आपकी पेशन गोई के मुताबिक मीन में निकाला था, वो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करते चले। दिखाएं जी सुषमा स्वराज का पार्लियामेंट में वो बयान जो पाकिस्तान के बारे में दिया। 22 महीने बाद एक माँ की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली भाव भरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। सभापति जी, हमारे बीच ये स्पष्ट समझौता था कि मीडिया को श्री जाधव की मां और पत्नी के नजदीक आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी प्रेस को न केवल परिवार के समीप आने का मौका दिया गया, बल्कि उन्हें तरह तरह के अपशब्दों से संबोधित करके परेशान किया गया, ताने उलाहने दिए गए, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उनके सामने श्री जाधव को जबरन आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिए गए और पहनने के लिए अपनी ओर से वस्त्र दिए गए। श्री जाधव की मां जो केवल साड़ी पहनती हैं, उन्हें साड़ी के बजाय सलवार कुर्ता पहनने पर मजबूर किया गया। उनकी पत्नी की बिंदी, चूड़ियां और मंगलसूत्र भी उतरवा दिए गए। यहाँ सुधार करना चाहती हूँ, केवल पत्नी की नहीं, उनकी माँ के भी चूड़ी, बिंदी और मंगलसूत्र उतरवा दिया गया। और यहाँ सदन में मुझसे कोई गलत बयानी न हो जाए, इसलिए आज सुबह मैंने उनकी माँ से दोबारा बात की और पूछा कि क्या आपकी भी बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र उतरवाया था? तो उन्होंने भरे गले से कहा कि जिस समय वो मंगलसूत्र उतरवा रही थी तो मैं ये कह रही थी ये मेरा सुहाग का चिन्ह है, इसे रहने दे, मैंने कभी नहीं उतारा। तो उसने ये कहा जी मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो ऑर्डर है, ऑर्डर का पालन करना है। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा कि बैठते ही कुलभूषण ने मुझसे कहा बाबा कैसे हैं, क्योंकि मेरे माथे पे बिंदी और मेरे गले में मंगलसूत्र ना होने के कारण उसे ये शक हो गया कि शायद उसके पीछे से कोई अशुभ घट गया है। और ये कहते कहते उनका गला भर आया। अब्दुल बासित साहब, सर पाकिस्तान में क़िताल कराना ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात है या कुछ ख़वातीन के जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाई थी उनके कपड़े बदलवा देना, और वो भी सिक्योरिटी के पेश नज़र? ये तो सब देखिए फजूल सी बातें हैं, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। भारत जिस तरह जो भारत का वतीरा है पाकिस्तान को लेकर, उसमें ये मतलब बादस कयास नहीं था, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस किस्म की चीज़ें वो यकीनन करेंगे। लेकिन भारत देखिए, हमारे लिए जो इस वक्त अहम बात है कि हमें फोकस रखना है इस चीज़ पे कि कुलभूषण जाधव का जो मामला है उस पर हम अपोलोजेटिक ना हो किसी भी तौर पे। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। हमें जो अब मर्सी पिटीशन उसके हमारे सामने है, फरवरी मार्च तक जो ICJ का केस है उसका फैसला भी होपफुली आ जाएगा,
और वो उसका फैसला कौंसल एक्सेस तक सिर्फ होगा, उसका केस के मेरिट या डीमेरिट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें अपना फोकस रखना है कुलभूषण जाधव को जो भी प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए हमने अपनी कार्रवाई करनी है। राइट सर, गॉट योर आंसर। कुलभूषण और इंडिया के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम एंटायरली आपके साथ उधार रहा। नाजरीन, इसी के साथ यहाँ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और नए मौजू का अहाता करेंगे एक नए मेहमान के साथ। वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में हम आ चुके हैं। सिंध हुकूमत की मेहरबानियाँ असातिज़ा कराम पर जो गुज़िश्ता दिनों से कुछ मखसूस अरसे से जारी हैं, उनका तज़किरा किया जाएगा। यहाँ कराची प्रेस क्लब के पास एक और पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा था, जिसकी तरदीद अभी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब अभी फरमा देंगी। एक मुज़ाहरा किया जा रहा था, उसमें असातिज़ा कराम अपने कुछ हुकूक़ के बारे में उनको खुशगुमानी थी कि इस रियाया के होते हुए, इस हुकूमत के होते हुए, इस सूबे में, इस मुल्क में उनके भी कुछ हुकूक़ हैं। मेरे ख्याल है उन्हें किसी ने वर्गलाया होगा। वो अपने हक़ का ख्वाब अपनी आँखों में सजाए बिलावल हाउस की तरफ मार्च करने चल पड़े। वो ये भूल गए कि बिलावल हाउस पर जाने का हक़ उनका नहीं है। मालिक लोगों के आसपास पुलिस को पसंद नहीं आया कि कोई फटके, पुलिस ने दे मार 4.5 सबको जो है वो लाइन पे लगा दिया। वज़ीर आला ने इस पर सख्त नोटिस लिया। अब ज़ाहिर है ये सख्त नोटिस भी इतना नरम होता है कि पुलिस के डंडे नहीं रोकते। पुलिस ने मार मार के असातिज़ा का भुरकस निकाल दिया, वज़ीर आला के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। और इस दौरान में असातिज़ा कराम का वो हाल हुआ था कि गुड गवर्नेंस से पिछले 10 साल में सूबे में हम लोगों का हाल नहीं हुआ। इन तमाम बातों की तरदीद करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा। मैम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी तमाम बातों की तस्दीक या तरदीद फरमा दीजिए। बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पे मुझे लिया। तरदीद या तस्दीक की बात नहीं है, ये वो वाक़या है जो ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं होना चाहिए था। इसका फौरी तौर पे अभी आपने बताया कि नोटिस लिया, और वज़ीर आला सिंध साहब ने भी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी, और मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी, या उन्होंने फ़ौरी तौर पे इसकी मज़म्मत भी की जो भी नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। लेकिन देखिए, मैं आपसे कहूँगी कि असातिज़ा एहतजाज करना सबका हक़ है, और जमहूरियत का तकाज़ा ये है कि किसी के भी अगर राइट्स मुतासिर हो रहे हैं या कोई अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहा है, तो उसका जो उन्होंने तरीक़ाकार किया बिल्कुल सही था, एहतजाज किया। लेकिन एक चीज़ होती है, लॉ असातिज़ा हैं, बच्चों को कानून पर इम्प्लीमेंट करने के सबक भी देते हैं, तो असातिज़ा को भी ये चाहिए कि अगर रेड जोन में दाखिला मना था तो वो रेड जोन में दाखिल हुए थे, जिसको पुलिस ने बड़ा रोका। लेकिन उन्होंने जो तशद्दुद किया उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ। पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजम्मत की, और उन असातिज़ा के साथ जो इस्तेसाल हुआ, जो उनके साथ ज़्यादती हुई, उसकी मजम्मत के साथ उनके हकूक़ के लिए भी बात हुई, और वज़ीर आला ने ऐलान किया। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइए, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले काफ़ी अरसे से इस सूबे पर इक़्तिदार कर रही है, हुकूमत कर रही है, गुड गवर्नेंस के दावे हैं। ये रेड जोन इतना ख़ास क्यों है कि वहाँ किसी मर्द ज़न, किसी इंसान, किसी बंदे बशर को जाने की इजाज़त नहीं है? ये इलाका सिर्फ मालिक लोगों के लिए मखसूस क्यों है? असातिज़ा कराम से किसी को क्या ख़तरा? देखिए ऐसी बात नहीं। आप जिस तरह उसको बयान करते हैं कि जी रेड जोन इसलिए क्यों है, हर मुल्क में कवानीन होते हैं। जिस तरह दुनिया भर के ममालिक के अंदर कुछ मखसूस एरिया मख्तस कर दिया जाता है। हमने पहले भी गवर्नमेंट से मुतालबे किए थे कि इस तरह के इलाके जो हैं वो मख्तस कर दिए जाएँ, ताकि एहतजाज, जैसे अब हमारे यहाँ प्रेस क्लब पे होता है, दिन भर में मुख्तलिफ लोग जाके कर रहे होते हैं, सियासी जमातें कर रही होती, कोई पाबंदी नहीं होती। हर चीज़ की अपनी अपनी। अब ये नहीं कि आप शहर फैसल उठा के बंद कर दें, आने जाने वालों को मुतासिर होते हैं। जिस तरह फैज़ाबाद पे हुआ, पूरा इस्लामाबाद पिंडी मुतासिर हो रहा था। इस तरह नहीं कहा जाता कि जी रेड जोन मखसूस है, वहाँ पर लोगों की सिक्योरिटी के लिए इदारे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने दिया जाए। जो मुतालबात हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा मैडम, कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए काइंडली बुरा नहीं मानिएगा। इस तरह ये वहाँ नहीं, सब जाते हैं आते, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है। जी दुरुस्त आपने इरशाद फरमाया। ये मुझे कानून पर इम्प्लीमेंट करना हम सब की शहरियों की जिम्मेदारी। जी दुरुस्त है। अच्छा मैडम, ये मुझे बताइए, जिस
पुलिस की ये जो डंडा पिटाई है जिसकी आप इस वक्त साइड ले रही हैं, ये वही पुलिस नहीं है, अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त काम कर रही है, जो एडी ख्वाजा के मातहत है। और ये वही एडी ख्वाजा नहीं है कि जिसकी विकेट लेने के लिए पिछले काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी तुली बैठी है। एक मरतबा फिर आपने दोबारा कोशिश की है कि उनको डाउन कर दिया जाए, लेकिन कुछ मुक़्तदर हल्के नहीं चाहते कि एडी ख्वाजा यहाँ से ऐन गैन हो। तो ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़ मुआविया? देखिए, ना हुब्बे अली की बात है ना बुग़्ज़ मुआविया। ठीक है, बात हो रही है कि पुलिस ने एक ज़्यादती की और उसकी हमने मज़म्मत की। बात ये नहीं कि एडी ख्वाजा के साथ क्या ताल्लुकात हैं, क्या है उसमें, इसका क्या ताल्लुक है। वो अगर आईजी के अहकामात पे या किसी के भी अहकामात पे किया तो ये कहा गया है कि उसकी हम मज़म्मत भी करते, उसकी इंक्वायरी करेंगे कि ऐसा काम क्यों हुआ। हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम कर रहा है। आप अगर उनके ये सिंध हुकूमत का राइट भी है, अगर आप उसके बात को उस तरह से जोड़ रहे हैं तो ये सिंध हुकूमत का के राइट्स हैं कि वह अपने जो उसके अंडर में काम करेगा। लाजमी बात है कि एडी ख्वाजा उनके अंडर में काम करते हैं सिंध हुकूमत के, तो वो अगर सही काम नहीं करे तो उसको बदलने का राइट है। आप इसको क्यों उसको हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि जी ये ऐसा या वैसा। जो हुकूमत काम कर रही है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइए, ये मुझे बताइए कि मुराद अली शाह साहब माशाल्लाह वैसे ही बहुत ही प्रोएक्टिव किस्म के वज़ीर आला हैं। उनके आने के बाद सिंध में गवर्नेंस की सूरत हाल में कुछ ना कुछ बदलाव तो यकीनन आया है। अपने तमाम प्रोग्राम्स में जिसमें मैं उन पर आपने माना तो सही। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जब मैं कायम अली शाह साहब का तस्वुर लाता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है, और वहाँ जब मैं मुराद अली शाह साहब को देखता हूँ तो 2 नफिल पढ़ूंगा भी घर जाके। तो जाहिर है ये बदलाव तो आया है, और माशाल्लाह मुराद अली शाह साहब ने काम भी किया है। आज के अखबार में खबर है 4 साल में, जिसका दौरानिया 1 साल था, 4 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से जो सूबे पर इक़्तिदार के मज़े लूट रही है, मलीर 15 का एक फ्लाईओवर नहीं बना। पिछली मरतबा आपने मुझसे प्रोग्राम में कहा था कि मैं कुछ दिनों पहले ही मलीर से होके आई हूँ। मेरे ख्याल है इस दौरान में हमने 15 दिन का अरसा गुजारा है। इस 15-20 दिनों में आपका कोई दोबारा चक्कर लगा मलीर की तरफ? वो आपने बात की मुराद अली शाह साहब से कि मलीर वाले जो उनके वोट दहिंदा हैं, जो उनके गमखार हैं, जो उनकी रियाया हैं, वो बेचारे उस पुल के लिए तरस रहे हैं, कम से कम यही रहम फरमा दें उस तरफ। देखिए, आपने मुझसे बात की थी शायर फैसल की, और उसके आगे जो फ्लाईओवर अंडर बाईपास बने, जो गुलिस्तान जौहर से जो रास्ता आता है वहाँ पर जो अंडर बाईपास बना, वो मेरा ख्याल मुराद अली शाह साहब ने ही शुरू भी किया था और उसकी इनोग्रेशन भी उन्होंने किया। और इसके अलावा एक और फ्लाईओवर बना है जो थोड़ा आगे जाकर है, वो भी उन्होंने ही उसकी इनोग्रेशन की थी। इसी तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, अगर इसमें सुस्त रवि है तो उनसे आपका प्रोग्राम के तवज्जुह से भी हो जाएगा, और मैं खुद भी जाके देख लूंगी कि वो क्यों ताखिर का शिकार है और क्या वजह है। थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच मैम। जी बिल्कुल, आपका नुक्ता नज़र कन्वे हो गया। नाजरीन, दुआ है कि सिंध हुकूमत असातिज़ा कराम का मसला हल करे या ना करे, लेकिन कम अज़ कम ये जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम सिंध हुकूमत और अरबाब इक़्तिदारान की जो तवज्जो दिलाते रहते हैं, इस तवज्जो दिलाए का कोई नोटिस लिया जाए। यहाँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते, बल्कि अगले हफ्ते क्यों, कल फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।